टॉपिक का नाम है ईसीटी, ईसीजी नहीं ईसीटी, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिएगा, मजा आ जाएगा टॉपिक को। अगर मैं बात करता हूं टॉपिक का नाम क्या देखने को मिलता है, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी के अंदर अगर मैं बात करने की कोशिश करता हूं जिसे ईसीटी बोला जाता है, यानी ध्यान रखिएगा इट इज ए इलेक्ट्रॉनिक करंट या इट इज ए इलेक्ट्रिकल करंट, it is a electrical current that convert brain's abnormal activity into normal activity। ध्यान रखिएगा नॉर्मल एक्टिविटी, ध्यान रखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। ब्रेन की एबनॉर्मल एक्टिविटी या अजीबोगरीब हरकत को नॉर्मल एक्टिविटी में कन्वर्ट करना, जिसमें इलेक्ट्रिकल करंट काम में ले रहे हो, इसे ईसीटी कहते हैं। ईसीटी के बारे में जानकारी 1938 में निकल के आई। 1938 में यूगो सरलेटी इसने दी थी, ध्यान रखिएगा यूगो सरलेटी, अरे ध्यान रखिएगा सरलेटी एंड ल्यूसिनोबिनी ने। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपसे पूछे ईसीटी के बारे में जानकारी देने वाले साइंटिस्ट का नाम यूगो सरलेटी एंड ल्यूसिनोबिनी चलेगा। अगर बात करते हैं ईसीटी में कितना वोल्टेज का करंट दिया जाता है, तो 70 से लेके 130 वोल्ट का करंट देते हो, जिसको 200 से 1600 मिली एम्पियर में बताया जाता है। 200 से 1600 मिली एम्पियर में बताया जाता है। किस में बताया जाता है, मिली एम्पियर में बताया जाता है। ध्यान रखिएगा ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। ईसीटी का करंट कितना दिया जाता है, तो ध्यान रखिएगा 0.5 to 1 सेकेंड का दिया जाता है, यानी एन एवरेज लेस देन 1 सेकेंड का करंट होता है। ध्यान रखिएगा ईसीटी के लिए अगर मैं बात करने की कोशिश करता हूं, ईसीटी का करंट देने का इंडिकेशन क्या देखने को मिलता है, कौन से मरीज को ईसीटी लगाने की आवश्यकता है। तो प्यारे दोस्तों इसमें सबसे पहला नाम है सुसाइडल टेंडेंसीज। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपसे एग्जामिनर पूछे कि कौन से मरीज को झटका लगाने की अति आवश्यक जरूरत है, तो बोलना वो व्यक्ति जो हाथ में फांसी का फंदा लेकर के घूम रहा है, यानी घबरा करके लोग कहते हैं कि मर जाएंगे और मरकर भी चैन न मिला तो फिर कहां जाएंगे, तो कुल मिलाकर के उनको झटका देने की आवश्यकता है। दूसरा इसके बाद नाम बोल सकते हो, जो इसका अगला स्टेप है सीवियर डिप्रेशन। ध्यान रखिएगा जो सीवियर डिप्रेसिव होते हैं, ध्यान रखिएगा सीवियर डिप्रेसिव होते हैं वही तो सुसाइडल टेंडेंसी करते हैं। इसके अलावा आप बोल सकते हो साइकोसिस, तमाम साइकोसिस के पेशेंट। अब साइकोसिस के अंदर कौन आता है, सिजोफ्रेनिया आता है, मेनिया आता है, डिप्रेशन आता है। इन तमाम लोगों को आप ईसीटी दे सकते हो, इन तमाम लोगों को आप क्या दे सकते हो, ईसीटी यानी झटका दे सकते हो। लेकिन ईसीटी नॉट इफेक्टिव कौन से मरीजों के लिए ज्यादा कारगर नहीं होती है, ध्यान रखिएगा नॉट इफेक्टिव। अगर मैं आपसे पूछूं तो प्यारे दोस्तों पहला नाम मैं लिखूंगा सिंपल सीजोफ्रेनिया। ध्यान रखिएगा सिंपल सीजोफ्रेनिया में कोई ईसीटी इतनी कारगर नहीं है। दूसरा नाम आता है जिसको बोला जाता है हेबेफ्रेनिक सीजोफ्रेनिया। ध्यान रखिएगा हेबेफ्रेनिक सीजोफ्रेनिया के मरीज के अंदर भी, हेबेफ्रेनिक सिजोफ्रेनिया वाले मरीज के अंदर भी ईसीटी को इतनी बड़ी कारगर साबित नहीं होती है। नेक्स्ट ध्यान रखिएगा इसके अलावा कोई भी मरीज जो न्यूरोसिस का देखने को मिलता है उसमें भी ईसीटी काम नहीं करती है। एग्जामिनर का फेवरेट सवाल है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। ध्यान रखिएगा एग्जामिनर पूछता है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर वाले मरीज में ईसीटी काम आती है क्या, नहीं आती है। तो दो प्रकार के सिजोफ्रेनिया लिख दिया, ध्यान रखिएगा इनमें काम नहीं आती है। चलो कौन से मरीज में पहले एब्सोल्यूट होता था, आजकल सारे रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन है। कौन से मरीज में ईसीटी बिल्कुल नहीं देनी, रिलेटिव का मतलब ट्राई टू अवॉइड, इफ हैव नो अदर ऑप्शंस अवेलेबल यू गो फॉर ईसीटी। अगर आपके पास में मौका है तो बचाव करो और बिल्कुल मौका नहीं है तो लगा दो। सर वो कौन है, पहले एब्सोल्यूट और रिलेटिव दो थे, आजकल एब्सोल्यूट को सबको हटा दिया, सब रिलेटिव है। अब सब रिलेटिव में पहला क्या लिख सकते हो, ब्रेन इंजरी, ब्रेन ट्रॉमा। अरे ब्रेन इंजरी, ब्रेन ट्रॉमा, ब्रेन ट्यूमर, या एक लाइन को बोलूं तो इंक्रीज आईसीपी। वो व्यक्ति जिसका इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ा हुआ है उसमें अवॉइड करो, क्योंकि जैसे ही ईसीटी दोगे प्रेशर और बढ़ जाएगा। तो ये वाली कंडीशंस हो गई। दूसरा प्रेगनेंसी, दूसरा क्या बोल सकते हो, प्रेगनेंसी।
प्रेगनेंसी में भी बचाव करने की कोशिश करो, लेकिन कोई ऑप्शन नहीं है तो लगा दो। तीसरे नंबर पे आप एमआई या पेस मेकर बोल सकते हो। एमआई या पेस मेकर, वो मरीज जिसमें पेस मेकर वगैरह लगा हुआ है, ये सारे के सारे रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन है, एब्सोल्यूट नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है, रिलेटिव है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। ईसीजी लगाने हैं, ईसीटी लगाने के दो तरीके देखने को मिलता है। पहले तो अपन बात करते हैं पेड प्लेसमेंट। अरे ध्यान रखिएगा, पहला नाम बता रहे हैं इसके, पेड का प्लेसमेंट कहां किया जाता है, पेड का प्लेसमेंट कैसे करते हैं, तो ध्यान रखिएगा, एक तो यूनिलेटरल होता है, यूनिलेटरल, और दूसरा होता है जिसको बोलते हैं बाईलेटरल। बाईलेटरल अगर आपको खोपड़ी के दोनों साइड में लगाना है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आप इसमें क्या करते हो, टेम्पोरल लोब सेलेक्ट करते हो, टेम्पोरल लोब। और टेम्पोरल लोब को निकालने का तरीका क्या है, कौन सा होता है टेम्पोरल लोब, तो एक इमेजिनरी लाइन खींचो आउटर कैंथस ऑफ आई टू ट्रेगस ऑफ ईयर, और उसके बीचों बीच 3 सेंटीमीटर ऊपर चले जाओ, वो टेम्पोरल लोब है। ध्यान रखिएगा, यहां मैं क्या बोल रहा हूं, इमेजिनरी लाइन, इमेजिनरी लाइन, एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करो, इमेजिनरी लाइन ड्रॉ वन फ्रॉम outer canthus of eye to tragus of ear, tragus of ear तक, और एंड मिड पॉइंट 3 सेंटीमीटर अबो, एंड मिड पॉइंट 3 सेंटीमीटर अबो। और वो जो लोब होता है वही टेम्पोरल लोब है। जैसे कि अगर ये कोई भाई साहब आपके सामने है, ये इनकी आंखें देखने को मिली है, ये नाक है और ये इनका कान है, तो यहां से प्यारे दोस्तों आपने एक लाइन खींची थी, ये लाइन खींची, और इस लाइन से बराबर 3 सेंटीमीटर ऊपर जाकर के जो आपने पेड की जगह निकाली, बस उसी को क्या कहते हो, टेम्पोरल लोब कहते हो। उसी को क्या कहते हो, टेम्पोरल लोब कहने की कोशिश करते हो। कंटेंट में मैं कमी नहीं छोड़ रहा हूं, लेकिन आपका जोश ठंडा पड़ता हुआ जा रहा है। लेकिन अगर प्यारे दोस्तों यूनिलेटरल ब्रेन के एक साइड में लगानी है तो इसे कहां लगाया जाता है, तो प्यारे दोस्तों सर इसको बोला जाता है नॉन डोमिनेंट। इसको क्या बोला जाता है, नॉन डोमिनेंट, नॉन डोमिनेंट पार्ट ऑफ ब्रेन, नॉन डोमिनेंट पार्ट ऑफ ब्रेन के ऊपर लगाया जाता है। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। यानी कह सकता हूं कि राइट हैंडेड पर्सन में, अरे ध्यान रखिएगा, राइट हैंडेड पर्सन के अंदर कहां लगाओगे, राइट साइड में लगाई जाती है, और लेफ्ट हैंडेड पर्सन में कहां लगाओगे, लेफ्ट साइड में लगाई जाती है। इस लाइन को थोड़ा अच्छे से परिचित हो जाएगा क्योंकि ये थोड़ी टफ है। और टफ क्या देखने को मिलती है, जैसे कि सिद्धार्थ राइट हैंड से लिखता है, मतलब मेरा डोमिनेंट हैंड लेफ्ट है, इसका मतलब मेरा डोमिनेंट ब्रेन कौन सा है, अरे सॉरी मेरा डोमिनेंट हैंड राइट है तो मेरा डोमिनेंट ब्रेन कौन सा है, लेफ्ट। और मैंने बोला नॉन डोमिनेंट ब्रेन, तो ये मेरा डोमिनेंट है तो ये मेरा नॉन डोमिनेंट है। तो राइट हैंड के पर्सन में राइट साइड में लगानी, और लेफ्ट साइड के पर्सन में लेफ्ट साइड में लगानी, जब ब्रेन के एक ही साइड में लगानी हो तो। क्लियर है। अब अगली इंपॉर्टेंट चीज है कि ईसीटी लगाने से पहले मरीज को क्या रखो, एनपीओ रखो। एनपीओ रखना है कितना, 6 से 8 घंटे के लिए। ईसीटी लगाने से पहले एंटी कन्वल्जिव बंद करनी है, एंटी कन्वल्जन मेडिकेशंस को स्टॉप करना है, एंटी कन्वल्जन मेडिसिन को आपको स्टॉप करना है, वरना वो उसकी थ्रेशोल्ड यानी सहन करने की क्षमता बढ़ा देगी, और जब हम झटका देंगे तो ताण आएगी नहीं, ताण आएगी नहीं तो बिना ताण की ईसीटी कोई काम की नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट इसको बोलेंगे कि प्यारे दोस्तों जो तेरे बाल हैं वो टकली नहीं होना, हेयर रिमूव नहीं करना है, हेयर ऑयल रिमूव करना है, बालों के ऊपर तेल नहीं होना चाहिए वरना इलेक्ट्रिकल करंट बढ़ जाएगा। इसको इसके अलावा बोलना है लिपस्टिक नहीं लगानी है। अरे ध्यान रखिएगा, लिपस्टिक और नेल पॉलिश वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। लिपस्टिक और नेल पॉलिश को रिमूव करना है। क्यों करना है, क्योंकि अगर इसने लिपस्टिक लगा दी तो जब लिप में साइनोसिस होगा हमें कुछ दिखेगा नहीं। अगर प्यारे दोस्तों इसने नेल पॉलिश लगा दी तो नाखून में साइनोसिस होगा, हमें दिखेगा नहीं। यानी इन चीजों का हेयर रिमूव वाली कंडीशन, हेयर रिमूव नहीं हेयर ऑयल रिमूव करना है। एंटी कन्वल्जिव मेडिकेशन को क्या करना है, स्टॉप करना है ताकि थ्रेशोल्ड नहीं बढ़े, और एनपीओ रखना है। ये सारी जानकारियां रखने के बाद आप इस मरीज को लेकर के आओगे, कंसेंट जरूर लेना है, कंसेंट जरूर लेना है। अब ईसीटी लगाने के दो तरीके हैं, एक है डायरेक्ट और एक है इनडायरेक्ट।
एक का नाम देखने को मिलता है डायरेक्ट ईसीटी, और डायरेक्ट ईसीटी के अंदर बहुत आराम से, मैं आपको कोई सीक्वेंस नहीं बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले मरीज को एनपीओ रखो, एनपीओ के बाद मरीज को एट्रोपिन का इंजेक्शन लगाओ, और एट्रोपिन का इंजेक्शन लगा के ईसीटी टिका दो। ये वाली ईसीटी कहलाती है डायरेक्ट ईसीटी। ये डायरेक्ट ईसीटी कहलाती है, यानी आपने मरीज को भूखे पेट बुला करके एट्रोपिन का इंजेक्शन दिया। क्यों दिया? ताकि जीआई के सिक्रेशन कम हो जाए, मरीज एस्पायरेट नहीं करे। ईसीटी के पेड लगाए और पेड लगा के टक टक बस 0.5 to 1 सेकेंड ईसीटी दे दी। और ईसीटी देने के टाइम आपको क्या मॉनिटर करना है कि मरीज में ताण 20 सेकेंड आई या नहीं आई। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, ड्यूरिंग गिवन द ईसीटी। अगर आपने ईसीटी दी, देते ही मरीज को यूं झटका लगा, ईसीटी कारगर है। क्लियर है? दूसरे नंबर पे नाम आता है जिसको बोला जाता है इनडायरेक्ट ईसीटी, या जिसे बोला जाता है मॉडर्न ईसीटी, मॉडर्न ईसीटी, या जिसे बोला जाता है मॉडिफाइड ईसीटी, या बोला जाता है जिसे न्यू ईयर ईसीटी। ध्यान रखिएगा, ये जो ईसीटी देखने को मिलती है, उस ईसीटी में क्या करते हो प्यारे दोस्तों, मरीज को एनपीओ रखा जाता है। एनपीओ रख के मरीज को दवाई दी जाती है जिसका नाम है सक्सीनाइल कोलिन। कौन सी देते हो? सक्सीनाइल कोलिन, जो एक प्रकार का मस्कुलर रिलैक्सेंट है, जो मस्कुलर रिलैक्सेंट है जिसके साथ रेस्पिरेशन मॉनिटर करना। दवाई दी जाती है जिसका नाम है सोडियम पेंटोथेन, जो एक प्रकार का एनेस्थेटिक एजेंट है, एनेस्थेटिक एजेंट है। अरे इसके बाद मरीज को कौन सी दवाई देनी? एट्रोपिन। सर एट्रोपिन क्या करेगी? तो जीआई के डिक्रीज जीआई सिक्रेशन, जीआई के सिक्रेशंस को कम करेगी। इसके बाद में मरीज को क्या करना है? हाइपर ऑक्सीजनेटेड करना। हाइपर ऑक्सीजनेटेड करके फिर क्या देनी है? ईसीटी देनी है। यह आजकल नया पैटर्न मार्केट में चल रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, अगर एग्जामिनर आपसे पूछे कि इसके साथ क्या मॉनिटर करना है, तो रेस्पिरेशन। ध्यान रखिएगा, रेस्पिरेशन को मॉनिटर जरूर कर लेना मेरे लाल, क्योंकि सक्सीनाइल कोलिन आपके लंग्स को भी रिलैक्स कर देगी, और अगर तुम्हारे लंग्स रिलैक्स हो गए तो सांस के बिना जिंदगी में कोई आस नहीं है। सर एनपीओ क्यों रखा? ताकि जीआई रीगर्जिटेट ना करे। सक्सीनाइल कोलिन क्यों दिया? मसल्स टीयरिंग ना हो। नेक्स्ट अपन ने बोल दिया सोडियम पेंटोथेन क्यों दिया? मरीज का कोऑपरेशन अच्छा मिले। एट्रोपिन क्यों दिया? जीआई सिक्रेशन कम हो जाए। हाइपर ऑक्सीजनेटेड क्यों किया? कि इसके ताण के दौरान मरीज में हाइपोक्सिया ना हो। और ईसीटी दे दिया। ये तरीका आपको देखने को मिलता है। जैसे ही ईसीटी खत्म होती है, ईसीटी के ड्यूरिंग आपको क्या करना है? ईसीटी के ड्यूरिंग क्या करना है? तो याद रखिएगा, सीजर टाइप एंड टाइम मॉनिटर, कि कौन सी सीजर आई, कितने समय के लिए आई। अरे उसके बाद में अगर मैं पूछूं आफ्टर क्या किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा, आफ्टर मरीज की माउथ की क्लीनिंग करो। आफ्टर क्या करना है? माउथ में आने वाले सिक्रेशंस को पहले क्लीन करो, उसके बाद मरीज को बाथिंग करवाओ। उसके बाद मरीज को क्या करवाओगे? बाथिंग करवाओ। उसके बाद में मरीज को मील दे दो। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है सीजर। अरे ईसीटी देने के टाइम टाइप और टाइम देखना है। उसके बाद सबसे पहले माउथ की क्लीनिंग करनी है। अरे क्या करनी है? माउथ की क्लीनिंग करनी है। ईसीटी देने टाइम माउथ में गैग भी लगा सकते हो, कमर के नीचे पिल्लो भी लगा सकते हो, ताकि मरीज में कोई बैक में इंजरी नहीं हो। क्लियर है? उसके बाद में प्यारे दोस्तों, आप मरीज को माउथ के सिक्रेशन देख लिया, बाथिंग करवाओ, खाना वाना दे दो। ध्यान रखिएगा, गेग रिफ्लेक्स चेक करके, गेग रिफ्लेक्स चेक करके ये सारी की सारी चीजें हैं के ऊपर फोकस किया जाता है। हाँ, बाद में चाहिए तेल लगाओ, ऑयल लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ना। और अगर आपसे पूछा जाता है कि सर ईसीटी के साइड इफेक्ट क्या है, तो सबसे कॉमन देखने को मिलता है जिसे बोला जाता है रिट्रोग्रेड एमनेशिया। मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट है रिट्रोग्रेड एमनेशिया, यानी शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस देखने को मिलेगा। अरे क्या देखने को मिलता है? तो ध्यान रखिएगा, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस देखने को मिलता है। इसके अलावा प्यारे दोस्तों, मसल्स में टीयरिंग हो सकती है, मसल्स में टीयरिंग देखने को मिल सकती है, क्योंकि ताण आई थी। इसमें लंबार फ्रैक्चर हो सकता है, लंबार इंजरी हो सकती है, लंबार इंजरी हो सकती है, मैंडिबल इंजरी हो सकती है। ये सारी की सारी इंजरियां भी देखने को मिल सकती है। और एक मरीज को कितनी ईसीटी दोगे तब अच्छा रिजल्ट मिलेगा? तो लगभग 6 से 12 ईसीटी दी जाती है। 6 से 12 ईसीटी के आसपास में मरीज को दोगे तो मरीज में अच्छा खासा इफेक्ट देखने को मिलेगा। बोलो स्टार सर की जय। क्लियर है? तो साइकेट्री का एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम क्या देखने को मिला प्यारे दोस्तों? ईसीटी, जो हुई स्वाहा। तो
दोस्तों ध्यान रखिएगा, भूल से अगर कोई भूल हुई है तो भूल समझ करके भूल जाना, लेकिन भूलना सिर्फ भूल को है, भूल से भी हमें मत भूल जाना। तो याद रखने की कोशिश कीजिएगा प्यारे दोस्तों उस चीज को, उस लाइन को, उस शख्सियत को जो आपके सामने लगातार इतनी ईसीटी के दौरान ऐसे तो लगातार बना ही देते होंगे। क्लियर है? ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट देखने को मिलेगा दोस्तों। ये ध्यान रखिएगा, ये ईसीटी अगर इस प्रकार से अगर कोई बंदा पढ़ा के जाता तो जरूर आपके बोटों को रंगीन कर दिया जाता। क्लियर है? ध्यान रखने की कोशिश कीजिएगा कि ये ईसीटी आपके लिए बहुत सार्थक होने वाली है, क्योंकि सवाल कैसा भी आए इस ईसीटी से बाहर नहीं जाने वाला है। क्लियर है? ध्यान रखिएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट चीज है। हाँ, 360 डिग्री टॉपिक को लपेट लेती है, उसमें कोई कमी नहीं है।